नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए शिक्षा, परिश्रम और पुरुषार्थ तो आवश्यक है ही, परंतु यदि इसमें सिद्धांतों का, संस्कारों का पुट ना जुड़ा हो तो वो सफलता अपने आप में अधूरी है, अपने आप में अपूर्ण है। संस्कार हमें हमारी सभ्यता, समाज और राष्ट्र से जोड़ते हैं और हमारे चरित्र और व्यक्तित्व के साथ साथ हमारे सिद्धांतों का भी निर्माण करते हैं जो ताउम्र हमारे साथ चलते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो नई पीढ़ी आ रही है, युवा वर्ग है, शिशु जो छोटे छोटे हैं, जो भविष्य में आने वाले राष्ट्र निर्माता बनेंगे, उनके लिए संस्कारों की शिक्षा यानी मॉरल एजुकेशन को सुनिश्चित किया जाए ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें और अपने साथ साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी सफलता के साथ साथ राष्ट्र की सफलता में भी सहायक सिद्ध हो सके। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रबुद्ध विचारक, शिक्षाविद डॉक्टर डीपी भारद्वाज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, ये निश्चय ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर आजकल बात जो है बहुत कम हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक समय था जब पूरे समाज में संयुक्त परिवार थे, बहुत सारे शिशु, बहुत सारे बालक एक साथ बड़ी एक फैमिली में रहते थे और दादी, दादा और जो घर के बड़े बुजुर्ग थे उन्हें वेदों पर, पुराणों पर और हमारे जो शास्त्र हैं उन पर आधारित कहानियाँ सुनाया करते थे। उनमें एक कहीं ना कहीं एक शिक्षाएं होती थी जो उनके संस्कार का निर्माण करती थी। पर आज का युग बदल गया है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना है। एक एक दो दो बच्चे होते हैं घर में और जो उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो काम करते हैं। तो वो जो मौलिक शिक्षा थी या जो संस्कार जो दिए जाते थे, जो मुझे और आपको अपने माता पिता, दादा दादी से मिलते थे, वो कहीं ना कहीं वो छूट रहे हैं। तो इसको कैसे आप देखते हैं और इसका निदान कैसे किया जाए समस्या का? रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बहुत ही ज्वलंत विषय इस परिचर्चा में उठाया है और ये आज के समाज के लिए नितांत आवश्यक भी है, क्योंकि जो समाज अपने संस्कारों को, अपने मूल्यों को, अपने इतिहास को और अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है उसको भुला देता है, तो उस समाज के समाप्त होने की, उसकी जो उपयोगिता है उसको समाप्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए पहले से ज़्यादा आज इस विषय की आवश्यकता है समाज में जी। क्योंकि संस्कार जीवन के लिए माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे यहाँ गर्भ संस्कार भी एक संस्कार माना गया जी। गर्भ निर्धारण भी एक संस्कार माना जाता है। और महाभारत में हमने अभिमन्यु का जिक्र सुना होगा, कथा सुनी होगी कि उन्होंने जो भी सुना है, जो भी सीखा है, वो अपने माँ के गर्भ में से ऐसा ही कुछ अष्टावक्र के साथ भी हुआ, उन्हें भी ये सब। जी। तो ये हमारी एक विरासत थी ये संस्कारों को देने का। तो वहाँ से ये संस्कार प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे जब वो परिवार के बीच में आता है तो अनेक प्रकार के संस्कारों के माध्यम से उसका उपनयन संस्कार होता है, उसका जो है खाने का संस्कार होता है, स्कूल जाने का, यानी हर स्तर पे उसको संस्कारित करने की एक योजना थी हमारे समाज में। और जब वो बड़ा होता था, उन संस्कारों को करते 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 जब वो एक पूर्ण युवा के रूप में आता था, गृहस्थ आश्रम में आता था, तो वो संस्कार उसके साथ थे और इसमें उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सब आज समाप्त हो रहे हैं। कहूँगा मैं कि समाज में इन चीज़ों के लिए आज ये कहा जाता है कि ये सब दकियानूसी चीज़ें हैं, पुरातन पद्धति चीज़ें हैं। आप सब जो है ना पीछे की ओर क्यों देखते हैं? आगे बढ़ने की आपकी लालसा होनी चाहिए। तो जो परिवारों में जो बुजुर्ग होते थे, जो उनका आशीर्वाद होता था, जो दुलार होता था, आप ये देखिए कि वो सोते समय भी, खाते समय भी,
माँ हुई, दादी हुई, दादा हुआ, ताऊ हुए, चाचा हुआ, जो एक संयुक्त परिवार की व्यवस्था हमारे परिवार उसमें समाज में थी, उसमें सुरक्षा भी थी, उसमें अनुशासन भी होता था, उसमें संस्कार भी होते थे। और इसलिए वो जब समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाता था तो वो भटकता नहीं था जी। उस पर एक अनुशासन की मर्यादा रहती थी हमेशा। अब धीरे धीरे ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वो युग दोबारा वैसे ही आना चाहिए जी, क्योंकि व्यवसाय की जीवन मूल्य बदल रहे हैं, समाज बदल रहे हैं, समाज का चरित्र बदल रहा है, चिंतन बदल रहा है, जीविका के साधन बहुत व्यापक हो रहे हैं, परिवार बढ़ रहे हैं, तो उसमें जरूरी है कि इधर उधर जाएगा ही वो। लेकिन अगर ये संस्कार परिवार में उनको प्रारंभिक रूप से मिले तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्थान पर हो जाएगा तो वो भटकेगा नहीं। और इसलिए ये जो जीवन मूल्यों को देने वाले जो संस्कार परिवार में होने चाहिए, समाज में होने चाहिए, इनको यथावत रहना चाहिए और तभी हमारे समाज की पहचान पूरे विश्व में होगी। अच्छी बात है कि समाज पुनः इन चीज़ों की ओर सोचने लगा है, अपने आप को उन जीवन मूल्यों की तरफ मोड़ने लगा है, चाहे वो आयुर्वेद के माध्यम से हो, चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे वो संगीत और बाकी कार्यक्रमों के माध्यम, जो हमारी एक धरोहर थी, उन धरोहरों को अपनाने की कोशिश कर रहा है और उनसे वो संस्कारित होने की बात कर रहा है। ये अच्छी शुरुआत मैं समाज के लिए मानता हूँ। बहुत अच्छे सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं ये भावना जो है, इसको आजकल का जो समकालिक परिस्थितियाँ जिस तरह की बन रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये भावना जो है, संस्कारों को छोटे बच्चों में आने की जो भावना है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा इसका हमें लगता है कि स्वरूप प्रारूप बदलना पड़ेगा ताकि ये चीज़ संभली रह सके। सर, इसके साथ साथ एक स्कूली शिक्षा पर बात करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पहले तो जो एक विद्यार्थी है, एक बच्चा है, बालक है, वो शुरुआती शिक्षा संस्कारों की अपने माता पिता से लेता है, अपनी फैमिली से लेता है। उसके बाद अलग दूसरे स्तर पर जब थोड़ा सा बड़ा होता है, एक अलग अवस्था में आता है, तो स्कूल में जाकर वो सारी चीज़ों को सीखता है। अब स्कूली शिक्षा की यदि हम आज के परिवेश में बात करें तो उसमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना है, बच्चों में डाली जाती है, उनको परिश्रम करने के लिए कहा जाता है। किस तरह का परिश्रम? कि वो अच्छे अंक ला सकें। और वो क्यों ला सकें? वो इसलिए ला सकें ताकि वो अच्छे व्यवसाय में जा सकें, अच्छी नौकरी पा सकें, जीवन में जो है वो सफलता को प्राप्त कर सकें। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है मैं ये देख रहा हूँ कि जो संस्कार आधारित शिक्षा है, जिसे मॉरल एजुकेशन यदि अंग्रेजी में हम कहेंगे है, तो वो कहीं ना कहीं छूट रही है। तो ये जो पक्ष है जहाँ पूरा का पूरा जो झुकाव है, पूरा का पूरा ध्यान जो है वो दिया जा रहा है वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन पे या उस तरह की एजुकेशन पे, तो ये चीज़ छूट रही है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? रजत जी, इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ शिक्षा मनुष्य निर्माण के काम के लिए होती थी जी। और जब शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छे व्यक्ति का समाज में निर्माण करना होता था, तो उसी प्रकार के संस्कार युक्त शिक्षा, जीवन मूल्य युक्त शिक्षा दी जाती थी। और ये हमारी शक्ति थी समाज की। इसके आधार पर हम विश्व गुरु बने जी। और विश्व में हमारी शिक्षा व्यवस्था का, हमारी विज्ञान की व्यवस्था का, हमारे सब प्रकार की व्यवस्थाओं का एक लोहा मानते था, पूरा विश्व मानते थे। नालंदा और तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत में थे, शिक्षा के केंद्र थे, और विश्व भर के शिक्षार्थी वहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे। ये हमारी, मैंने बताया, शक्ति थी हमारी। लेकिन कालांतर में, और खास तौर से जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए, तो लॉर्ड मैकाले ने जब 1831-32 में इस देश में पदार्पण किया, तो उन्होंने 3-4 साल पूरे देश का भ्रमण किया। और उस भ्रमण में उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया भारतीय समाज व्यवस्था का, शिक्षा व्यवस्था का। और अंत में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स को एक पत्र लिखा 1835 में। और उसमें जो उसके कंटेंट्स थे उनको आप थोड़ा गौर से सुनिए जी। कि मैं 3 वर्ष भारत के कोने कोने में गया,
मैंने किसी के घर के आगे दरवाजे पे ताला नहीं देखा, किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा, किसी को हतोत्साहित नहीं देखा जी। और किसी को भी अभावग्रस्त नहीं देखा इस समाज को। और उसने जो मार्के की बात कही, क्योंकि ये तब हुआ जब यहां लगभग 800 वर्षों तक मुगल शासन था। तो जो समाज 800 वर्षों की गुलामी के बावजूद भी इतना जीवंत हो, इतना संस्कारित हो, इतना सशक्त हो, तो उस समाज को कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये उसने उस पत्र में लिखा और उसने कारण बताया कि इसका कारण क्या है। ये जानने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उसने लिखा कि इसके पीछे यहाँ की जो जीवन मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था है वो इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। और अगर इस व्यवस्था को हम समाप्त नहीं करते हैं, इस एजुकेशन पॉलिसी को, तो इस देश में हम कभी भी राज नहीं कर सकते। इसलिए मुझे अनुमति दी जाए कि मैं एक नई शिक्षा व्यवस्था यहाँ लागू करूँ। तब ये मैकाले सिस्टम भारत में पदार्पण हुआ, जिसमें आप सब ने कहा कि ये गला काटू प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लगी हुई है, एक विषय हुई है। अब इस शिक्षा व्यवस्था का दुष्परिणाम क्या निकला कि हमारी जो ज्ञान परंपरा थी भारत की, यानी शिक्षा व्यवस्था तो हमने अडॉप्ट कर ली, लेकिन ज्ञान लेने की प्रथा, ज्ञान लेने की परंपरा वो समाप्त हो गई। अब हम केवल एजुकेशन लेने चाहिए, एजुकेशन यानी डिग्री ले रहे हैं, प्रतियोगी डिग्री ले रहे हैं और उसमें हम अंक कैसे अधिक से अधिक प्राप्त करें। मैं जब पढ़ता था मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी कोई फर्स्ट डिवीजन आया होगा जी। बहुत मुश्किल से टीचर्स भी देते थे जी जी। और हम भी नहीं महसूस करते थे। जब पास हो जाते थे तो पूरे घर में जो है आनंद होता था जी। आज 99% अंक आते हैं, तब भी विद्यार्थी हतोत्साहित है जी। तो ये शिक्षा परिणाम, इस शिक्षा व्यवस्था का दुष्परिणाम, इसने इतना कॉम्पिटिटिव बना दिया इसको। समाज में कंपटीशन होना चाहिए आगे बढ़ने की, लेकिन आगे बढ़ने की लालसा में पीछे लोग छूटते जाएं, ये तो हमारी परंपरा नहीं रही। बिल्कुल नहीं थी। हमने तो सबको साथ आगे चलने की प्रेरणा दी है हमेशा शिक्षा व्यवस्था। तो एक तो ये विषय था। दूसरा, जो मॉडल तैयार हुआ उसमें हमको सिखाया क्या गया कि भाई जो आपकी ये अपनी भाषा है ना, ये कंजर्वेटिव है, छोड़ो इसको। अपनी भाषा में बात करने का मतलब आप पिछड़ गए जी। हिंदी बोलना, पंजाबी बोलना, अपनी मातृभाषा बोलना, इसका मतलब इसमें आपका कोई प्रगतिशीलता नहीं है, आप जीवन में प्रगति कर ही नहीं सकते। ये हमारे माइंड में बिठा दिया। अब एक छोटा सा उदाहरण दे दीजिए, जब बहुत मार्के का विषय, जो दर्जा यानी कक्षा 1 का कायदा इंग्लिश का और हिंदी का आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जेंटिलमैन शब्द आता है जी। आता है जी। आपने भी पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा होगा। अब जेंटिलमैन भारत में कौन है? शिक्षा व्यवस्था का असर बता रहा हूं मैं आपको। जेंटिलमैन कौन है? तो जो टाई पहने हैं, जो कोट पहने हैं, जो पैंट पहने हुए, अच्छे जूते पहने हुए हैं, यानी चकाचक जो है दिखता हो, वो इस समाज में जेंटिलमैन है। जो धोती कुर्ता वाला चाहे वो दफ्तर में बैठ से कितना ही करप्शन करता हो, लेकिन हमारी नज़र में वो जेंटिलमैन होगी। मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरे दादाजी धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, साफा बांधते हैं, वो मेरे दिमाग में जेंटिलमैन नहीं है सर। तो ये जो संस्कार, ये जो हमारे दिमाग में बिठाया गया है कि जो हम दे रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, वही सर्वोपरि है। और आपका जो है वो दकियानूसी है, पिछड़ापन है, प्रगति विरोधी है, आधुनिकता विरोधी है। ये एक बहुत बड़ा संकट हमारे आज के विद्यार्थियों के सामने खड़ा हो गया। तो इसको समाप्त करने का एक ही तरीका है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें बहुत वर्षों के बाद इसको हमने भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का नाम दिया जी। अभी तक ये ब्रिटिश केंद्रित यानी इंग्लिश केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। अब ये इंडो सेंट्रिक एजुकेशन के नाम से हमने इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, जिसमें पहला ही ये है
कि शिक्षा में संस्कार, शिक्षा में नैतिकता, शिक्षा में जो है जो व्यवहार के आचरण के व्यवहार हैं उनको प्रस्थापित किया जाए, इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए इसमें। और इसलिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था तब आएगी जब हम घर में अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। बिल्कुल, उसमें हमको शर्म महसूस नहीं होगी। जब हम प्राइमरी एजुकेशन, जो बेसिक शिक्षा है हमारी, जिससे हमारे सारे जीवन के संस्कार प्रारंभ होते हैं, वो हमारी मातृभाषा में जब प्रारंभ होगी तो उसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। अभी क्या है, हम रटवाते हैं बच्चे, अंडरस्टैंडिंग नहीं। इसीलिए शिक्षा तो मिल रही है लेकिन ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो जो ये ज्ञान परंपरा है, ये ज्ञान परंपरा तब होगी जब अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे यहाँ। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कितनी डिग्री कर लीजिए, उसका कोई अर्थ भी नहीं। तो ये जो आधार बना है अब शिक्षा के माध्यम से, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई है, इसके माध्यम से इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है जी। कि ये जीवन मूल्य अगर हम बच्चे के अंदर नहीं डाल पाते हैं तो ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है समाज में जी। तो ये एक इस विषय है। बहुत अच्छा सर, आपने कहा कि ज्ञान आधारित शिक्षा जो है वही जो है फाउंडेशन, आधारशिला है एक सफल शिक्षा की, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और सर आपने जो कहा, इसी को यदि हमें कहें, शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि असली विद्या वही है जो अविद्या का नाश करे। हाँ। ये है अंतिम जो लक्ष्य है विद्या का, वो अविद्या का नाश है। इसमें थोड़ा सा जी, इसमें कहा है ना, हमारे शास्त्रों में कहा है जी कि विद्या विवादाय धनम मदाय, जी, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधुर विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जी विद्या विवाद के लिए नहीं है, विद्या संस्कारों के लिए। जी, शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं है, उसकी रक्षा करने के लिए, दुर्बल की रक्षा करने के लिए। और धन घमंड के लिए नहीं है, दान देने के लिए। बहुत सारे हम देखते हैं विद्यालयों में बहुत अच्छी लाइनें लिखी रहती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या से विनय के की पूर्ति एक मानव में होती है और विनय से पात्रता आती है, विनम्र दयाति पात्रता। तो इस तरह की चीज़ें हैं, अभी भी उनका अस्तित्व भी बना हुआ है। पर बात ये है कि उनका प्रचार प्रसार अधिक हो ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए जो लोग आ रहे हैं, वो संस्कृति और समाज से अच्छे तरीके से जुड़ पाएँ। सर एक यहाँ और प्रश्न, बड़ा ही एक साधारण सा प्रश्न ये है कि जो छोटा लघु बालक है, छोटा शिशु है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से देखता है, समझता है और उसमें ग्रहण करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। तो उस समय पर यदि अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाएँ, अच्छे जीवन मूल्य उसमें डाले जाएँ, तो वो उसमें पूरी उम्र उसके साथ रहेंगे और कोई अपने पथभ्रष्ट वो नहीं होगा। पर जब व्यक्ति युवा होता है, कॉलेज में जाना शुरू करता है, तो क्या जो व्यक्ति जो कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अगर कुछ अच्छे संस्कार उस समय पर, जीवन के उस मोड़ पर उसको दिए जाएं, तो क्या संभव है? क्योंकि देखा, ये प्रश्न मैंने किया इसलिए है क्योंकि युवावस्था में आते आते व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका होता है, तो उसमें क्या उतनी गुंजाइश रहती है कि अच्छी चीज़ें वो सीख पाए? नहीं, ये बहुत अच्छा विषय रखा है। क्या है कि हमारे यहाँ पहले से ये कहा था कि भाई आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है जी। हमारे यहाँ ये कहा जाता था पहले। लेकिन जब समाज में ये सब दिखाई देना कि भाई विद्यार्थी आज जो है वो समस्याओं से जूझ रहा है, हर स्तर पे उसके संघर्ष करना पड़ता है, तो वो कल का नागरिक कैसे हो सकता है? तो आज का विद्यार्थी आज का नागरिक, समस्याओं को तो आज देख रहा है ना वो, तो उसमें वो संघर्ष करने का मादा खड़ा हो, ये उसके अंदर हमको डालना चाहिए। चाहे वो नैतिक शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे संस्कारों के माध्यम से हो, चाहे एजुकेशन के माध्यम से हो। तो जब उसमें संघर्ष करने की, अपने आप को समाज में इस्टेब्लिश करने की लालसा खड़ी हो जाएगी, प्रबल ये शक्ति उसके अंदर आ जाएगी, तो उसमें क्या है कि जीवन से संघर्ष करने की स्थिति में, वो लड़ने की स्थिति में आ जाएगी। और उस स्थिति में फिर वो जहाँ जाएगा वहाँ से पथभ्रष्ट होने की उसकी संभावना बहुत। जब उसको नागरिकता का गुण ध्यान आएगा ना कि मैं भारत का नागरिक हूँ, आज का नागरिक हूँ, मेरे हर कार्य से समाज में मेरी पहचान बनेगी, तो अगर ये गुण उसके अंदर आज हम विद्यार्थी जीवन में डालने की कोशिश करेंगे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से,
विभिन्न जो है विषयों के माध्यम से, तो उसमें वो भाव कभी नहीं आएगा कि वो कहीं भी जा कर के पथभ्रष्ट हो सके, उसमें फ्रस्ट्रेशन आ सके। तो इसलिए आज के विद्यार्थी को आज का नागरिक बनने की प्रक्रिया में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो वहाँ नागरिकता के गुण उनको बताए जाएंगे, वो उनके जीवन पर्यंत आगे काम आने वाले हैं, ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसकी बहुत आवश्यकता है। मैं ये यहाँ ये भी कहना बहुत आवश्यक है कि किसी भी विषय में कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा हो, ये ऐसी चीज़ है, सिद्धांत या जो संस्कार है वो ऐसी चीज़ है, कोई भी शिक्षक कुछ समय निकालकर यदि एक छोटा सा पुट उसका समझा दे तो उसका भी मुझे लगता है काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। सर, अभी आपने बात की कि जो संस्कार हैं और जो संस्कारों और जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं, मातृभाषा हैं, उनका आपस में बड़ा तादात्म्य संबंध है। यदि संस्कारों को बच्चों में डालना है तो यदि मातृभाषा से अच्छा कोई और माध्यम हो नहीं सकता। पर आजकल की जो पाश्चात्य जीवन शैली आ रही है, वेस्टर्न एजुकेशन आ रही है, हम उसको कहीं ना कहीं एप कहते हैं, जैसे उसका एक तरह से अनुसरण तो नहीं पर उसको उसका नकल करने की हम कोशिश करते हैं। तो उसमें देखा ये जा रहा है कि एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है कि स्कूली शिक्षा में देखा ये जा रहा है कि व्यक्ति को, बच्चे को पढ़ाया तो अंग्रेजी जा रहा है परंतु अंग्रेजी में वो पारंगत नहीं, पढ़ाया तो उसको हिंदी जा रहा है परंतु हिंदी की शब्दावली हिंदी से वो उतना सहज नहीं है, और क्षेत्रीय भाषाएं उसको पढ़ने नहीं दी जाती। क्षेत्रीय भाषाओं में उसकी जो मातृभाषा है उसमें वार्तालाप उसको नहीं करने दिया जाता। ये कहा जाता है, जैसा आपने कहा, कि उसमें एक हीनता की भावना कि आप इन्फीरियर हैं, आप थोड़े से जेंटलमैन नहीं हैं इन दैट सेंस। तो सर, ये और इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव ये है कि जो बच्चे हैं वो तीनों ना ही अंग्रेजी में पारंगत हुए, ना हिंदी में बने रहे, ना ही क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़े रहे। तो ये एक बड़ी विसंगति है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? ये एक आज की बहुत बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने, और ख़ास तौर से जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं। सबसे पहले तो परिवार में यही तय नहीं कर पाते कि हम इसको बनाना क्या चाह रहे हैं, और जो समाज में एक तरह से आगे बढ़ने की जो अंधी दौड़ शुरू हो गई है, उस अंधी दौड़ में हर परिवार आज शामिल होता जा रहा है कि भाई मैं किसी न किसी तरीके, हर परिवार में हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा योग्य बने, ज़्यादा अच्छा कमाए खाए, समाज में उसका स्थान हो। ये हर परिवार में हर माँ बाप की इच्छा होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन उस इच्छा को हम अपने बच्चों पे जब लादने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही करेगा, लड़की को डॉक्टर बनाना है, लड़के को इंजीनियर बनाना है, ये जो हमारी एक मानसिकता बन गई है, बच्चा क्या चाहता है ये हम सोच ही नहीं रहे। और इसलिए उस स्थिति में आकर के बच्चा फिर वो उस सारे माया जाल में फंस जाता है। न वो अच्छी अंग्रेजी सीख पाता है, न वो अच्छी मातृभाषा सीख पाता है, न अच्छी जो है हिंदी सीख पाता है, या अपने कोई भी जिसमें वो पारंगत हो। हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी एक हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा से द्वेष नहीं करना चाहिए, सबसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन सहजता अपनी मातृभाषा में ही होती है। तो ये जो भाव है, ये जब तक जागृत नहीं होगा, और ये कैसे होगा, जब हम प्राइमरी एजुकेशन, जो बेसिक शिक्षा है, जहाँ बच्चे का एक तरह से विकास प्रारंभ होता है, वहाँ जब हम उसको मातृभाषा में सब कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से अगर प्रारंभ, वहीं से हम ए फॉर बी फी इस तरह से अगर करना शुरू करेंगे तो उसी माया जाल में फंस जाता है। तो ये जो नैतिक शिक्षा है, जो मातृभाषा में देने की शिक्षा है, ये प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए और अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। तो ये अगर प्रारंभ हो गया तो आपका जो शंका है वाजिब है, और आपका जो एक तरह से सोच है कि आगे भारत में इस तरह का एक अच्छा प्रतिफल मिलेगा सभी बच्चों को, तो ये उसके बेस में है। अगर इसको प्रारंभ कर दिया तो भविष्य उसका सुंदर बनेगा। ये मेरा कहना है। बहुत अच्छे सर। सर, एक और अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो भारतीय जीवन मूल्यों पर, भारतीय जीवन पद्धति पर और भारतीय शिक्षा पर आधारित है।
अब आप हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के सदस्य भी हैं, तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके जो 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 इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, और हरियाणा के संदर्भ में क्या कुछ नया किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी प्रकाश डालिए। ऐसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये, जिसे हम बहुत पहले से कहते हैं कि भाई मैकाले सिस्टम में जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, अनेक कमीशन बने, पीछे मिश्रा कमीशन बना, कोठारी कमीशन आया, बहुत सारे रंगनाथ मिश्रा कमीशन और कोठारी कमीशन आए शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए, उसको अच्छी व्यवस्था देने के लिए। लेकिन सब उसका मूल यही था कि भाई कुल मिला के सुधार होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। लेकिन ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, ये वास्तव में इसमें आधारभूत परिवर्तनों को साथ लाया है। सबसे पहला परिवर्तन क्या कि अब तक जो शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश केंद्रित थी, यूरोपियन केंद्रित थी, वो पहली बार हमने इसको इंडो सेंट्रिक एजुकेशन नाम दिया है, भारत केंद्रित शिक्षा जी। और भारत केंद्रित शिक्षा जब हम कहते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को मानो, भारत को जानो। अभी तो भारत को मानने की बात, कहा है कि भाई राष्ट्रीय नहीं है, जबकि विश्व भर में ये कहा जाता है कि अगर भारत अगर राष्ट्र नहीं है तो विश्व में कोई राष्ट्र ही नहीं है। ये सनातन राष्ट्र है, इसका कोई निर्माण काल नहीं है, कहीं भी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है भारत की कि अमुक तिथि पे अमुक सन पे भारत का निर्माण हुआ। तो ये तो सनातन राष्ट्र का है। सनातन राष्ट्र, तो वो सनातन राष्ट्र की जो परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं उसके, आप देखिए एक उदाहरण इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी। दशरथ के चारों राजकुमार, दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, ये हमने पढ़ा है। तो वो तो किसी भी टीचर को हायर करके घर में बुला सकते थे और जैसी चाहे वैसी शिक्षा दे सकते थे घर पर, कौन मना कर सकता था। लेकिन संस्कार देने हैं शिक्षा के माध्यम से, तो बालकों को घर में पढ़ाने की बजाय उन्होंने कहाँ भेजा? गुरुकुल में जी, गुरु के आश्रम में। और गुरु के आश्रम में भी उनका आचरण ऐसा नहीं था कि हम तो राजकुमार हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे। अगर लकड़ी बीनने जाना है तो लकड़ी बीन के भी लाते थे, भिक्षा मांगने जाना है तो भिक्षा मांग के भी लाते थे। ये होती है संस्कार युक्त शिक्षा जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो काल दोबारा लौटा इस नई शिक्षा व्यवस्था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके माध्यम से, लेकिन कोशिश ये है कि उन संस्कारों से हम अपनी शिक्षा को युक्त करें। वो जो जीवन मूल्य कि एक जीवन कैसे जिया जाए, तो चाहे राजकुमार हो, आज क्या है कि कंपार्टमेंटल सिस्टम है हमारे यहाँ। जो अच्छे महंगे स्कूल हैं वो बहुत अच्छे स्कूल माने जाते हैं, तो गरीबों के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं, और वहाँ मौलिक शिक्षा पर भी उतना कुछ नहीं दिया जाता, केवल इसलिए कि भाई पैसा किस तरह से मैं ले सकूं इनसे, तो इसलिए वो नए नए फंडे उसमें डालते रहते हैं जी। लेकिन संस्कार नहीं आते। तो ये जो संस्कारों वाला विषय है, ये हमको गुरुकुलों से सीखना चाहिए। गुरुकुल का मतलब जो परंपरागत दृष्टि से हम गुरुकुलों की बात करते हैं, वो आधुनिकता के हिसाब से अगर प्रारंभ होते हैं तो उनसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। तो एक बात तो ये है जी। दूसरा, जो हमने विषयों को एक तरह से कंपार्टमेंट में फिक्स कर दिया है कि भाई आर्ट्स लेना है तो ये 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, साइंस लेना है तो ये 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, मेडिकल लेना है तो ये लेना पड़ेगा, नॉन मेडिकल लेना है तो ये लेना पड़ेगा, उससे इसको मुक्त कर दिया है। अगर नॉन मेडिकल भी लेना चाह रहे हैं और आपका मन संगीत सीखने का, तो आप संगीत भी, कितनी अच्छी चीज़ है, स्वायत्तता दी गई है। यानी जो आपका मन है उसके अनुसार आप शिक्षा प्राप्त कीजिए और उसमें योग्यता प्राप्त कीजिए। अभी हम केवल डिग्री ले रहे हैं। मैं ये जो नौकरियों में डिग्री की जो अनिवार्यता है, इसके भी बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उसी होड़ में लग जाते हैं इन के इन प्रकार डिग्री। अब प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी होनी चाहिए, तो कट एंड पेस्ट हो रहा है, रिसर्च वर्क तो हो ही नहीं रहा उसमें। तो ये जो एजुकेशन का आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है,
कि किसी भी स्तर पर आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, विषय को आप ले सकते हैं। आपका मन ये नहीं है तो वो ले लीजिए, वो नहीं है तो वो ले लीजिए। फिर एक इसमें नई बात जो और है कि इसको जैसे +2 के बाद उन्होंने अगर 1 साल का कोई पाठ्यक्रम लिया है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिए, फिर 2 साल का तो उसको डिप्लोमा दे देंगे, 3 साल का तो उसको पूरी डिग्री दे देंगे। अभी तक क्या था कि केवल डिग्री होगी जब 3 साल तभी साल होंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा सर, आपने ये बहुत अच्छी बात हम सबको बताई है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो ये बदलाव किए गए हैं, इसमें सारी चीज़ों का समावेश है। इसमें नैतिक शिक्षा भी दी जाती है, और जो आज के समय की जो ज़रूरतें हैं उनको भी इस ध्यान में रखा जाता है। सर ये सब जानकारी देने के लिए और अपना कीमती, इसमें एक शब्द मैं और जोड़ रहा हूँ थोड़ा सा। आपने हरियाणा के संदर्भ में कहा है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो हरियाणा में इस पर बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, बहुत सारे महाविद्यालयों में, और जो एक संस्था है भारत में विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी, तो अखिल भारतीय जो विद्या भारती है, विद्या भारती के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें से तो पहले से ही इस तरह की शिक्षा देने का वहाँ के शिक्षण संस्थान प्रयोग कर ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में उनकी भी बहुत अहम भूमिका है, हमारे शिक्षाविदों की है, काउंसिल की है। तो इसमें हरियाणा में अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से हमारी ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, इस पर जो बिंदु तय किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और आगामी 2 वर्ष में ये फुल फ्लैज रूप से भारत इसमें प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा एक प्रयास ये उच्च शिक्षा परिषद कर रही है भारत। अच्छी शिक्षा, जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा, अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई शिक्षा, ये और अच्छे संस्कार, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों यदि जुड़ें तो राष्ट्र निर्माण में जो नवयुवक हैं वो सहायक हो सकते। सर आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला और इतनी अच्छी जानकारी सबके लिए साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी रजत जी बहुत बहुत धन्यवाद, दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस अवसर पर आपने परिचर्चा के लिए चुना है। मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ।